सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना होता है और कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होता है आपका एग्जाम में। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है आपको हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू हमारे एनालिसिस के अनुसार। देखिए आपका जो टॉपिक्स पढ़ना होता है ना, सबसे पहला जो टॉपिक्स पढ़ना होता है प्रॉपर्टीज एंड मटेरियल एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये टॉपिक्स पढ़ना होता है। उसमें शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट जिसको आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम, लेकिन यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना नहीं है। मे भी हो सकता है कोई क्वेश्चन कभी कभी होता है कि डायग्राम बनाया हुआ आपको दे देता है, आपको आपसे पूछेगा कि शेयर फोर्स का है या बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है। ओके, तो वो आपको हम सिखाएंगे जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन आपको पूछना पढ़ना है। इसको जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्स का पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, राइट। उसके बाद बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस है, उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, उसके बाद टॉर्जन और टॉर्जन ऑफ शाफ्ट, कॉलम थ्योरी एंड शेयर सेंटर। देखिए इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना, वो फर्स्ट टॉपिक से आता है, प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज से आता है। आपको कम से कम, आपको अगर हमारे एग्जाम के लिए हमको कम टाइम मिलता है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कम से कम प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल स्ट्रेन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है। और दूसरा जो आता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बाद आपको ये आपका ये यहां से ये, बस इतना कम से कम से इसमें ना, कम से कम अगर बात करेंगे आप, हमारे पास टाइम कम है, 1-2 महीने की टाइम है, 1-2 महीने की टाइम है, तो कम से कम ना हम फर्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक्स पढ़ेंगे और थर्ड टॉपिक्स, ये 3 टॉपिक्स कम से कम कवर करेंगे। उसके बाद देन हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। लेकिन हम आपको बोले कम से कम आप डिफ्लेक्शन भी पढ़ लीजिए, क्योंकि डिफ्लेक्शन में ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड ये है, इसी से रिलेटेड ये टॉपिक्स है डिफ्लेक्शन। अगर ये आपको समझ में आ गया 100%, तो ये भी आप जो जल्दी शॉर्ट वे में पढ़ लेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचता है सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले, उसके बाद एक एक करके 3 टॉपिक्स पहले पढ़ लेंगे। उसके बाद हम, अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग को जो 7 नंबर को जो पढ़ना होता है थ्योरी ऑफ कॉलम्स, तो इस सबसे एक का दो का क्वेश्चन रहता है। कभी कभी आपको टॉर्जन एंड शाफ्ट से आपको कभी कभी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन जनरेट रहा है 3 टॉपिक से जनरेट रहा है, 4 टॉपिक से बस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यानी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है तो 4 टॉपिक्स पढ़ लो। अब 4 टॉपिक्स पढ़ लिए, समझिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कंप्लीट कर लिए हैं आप। किसके अकॉर्डिंग? एसएससी जेई, आरआरबी जेई, अदर जेई एग्जामिनेशन एंड आपका एलआरसी। ओके, तो ये जो आपको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आपको हम पढ़ाएंगे, वो हम एसएससी जेई का कवर करेंगे, और उसके बाद आरआरबी जेई कवर करेंगे, उसके बाद एलआरसी कवर करेंगे। एलआरसी का सिलेबस होगा, एग्जाम होगा तो, राइट, इतना हम लोग कवर करेंगे। और अदर एग्जाम जो भी है जूनियर इंजीनियर का, वो इसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा सभी सब्जेक्ट। ओके, अब देखिए ये टॉपिक्स हो गया। उसके बाद इसमें हम लोग आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट का हमको नीड पड़ेगा, वो आपको जानना जरूरी है। अगर बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है तो आपको समझिए, बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को आप समझ ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। 1 by 1 हम लोग देखते जाएंगे, आपको एंजॉय करते जाएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। देखिए जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं मैकेनिक्स पढ़ते हैं। जनरली क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स पढ़ते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं वह मैकेनिक्स पढ़ते हैं, राइट। अब मैकेनिक्स को फर्दर हम लोग 2-3 टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं अपने इंजीनियरिंग लाइफ में, कॉलेज में। ओके, देखिए तो सबसे पहले इसको हम ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो आप मैकेनिक्स को पढ़ेंगे ना, सॉलिड बॉडी को पढ़ेंगे, सॉलिड बॉडी पढ़ेंगे। ओके, दूसरा जो पढ़ेंगे या सॉलिड मैकेनिक्स इसको बोल दिए, सबसे पहले चलिए सॉलिड मैकेनिक्स बोल देते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे आप। और दूसरा जो पढ़ेंगे आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी मैकेनिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सॉलिड मैकेनिक्स में, एक फ्लूइड मैकेनिक्स में। जो हम लोग स्टडी करेंगे वो फ्लूइड पे स्टडी करेंगे। ओके, फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सॉलिड मैकेनिक्स को फर्दर यहाँ पे फिर से अगेन हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग रिजिड बॉडी को स्टडी करेंगे, और इसमें जो स्टडी करेंगे हम, वो रिजिड बॉडी हो गया डिफॉर्मेबल बॉडी,
डिफॉर्मेबल या डिफॉर्मेबल बॉडी को पढ़ेंगे, राइट। अब देखिए रिजिड बॉडी में जनरली हम लोग किस पार्ट में पढ़ते हैं? रिजिड बॉडी को हम लोग जनरली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जो सभी कोई सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे, सेमेस्टर 2 में, राइट। इस डिफॉर्मेबल बॉडी को हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी सोम इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सीधी सी भाषा में बात करेंगे तो हम लोग इसको सोम पढ़ेंगे इसमें, ओके। तो इस प्रकार से हम लोग फर्दर मैकेनिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं। बॉडी की बात करेंगे ना तो वैसा बॉडी बनेगा, सपोज कि आपके पास एक बॉडी है इस प्रकार से, राइट। अब इसमें ना आप पहले से ना 2 पॉइंट मार्क करके रखो और डिस्टेंस मेजर करके रखो। जैसे अब मान लो कि ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, दोनों डिस्टेंस मान लीजिए हमारे पास एक्स है, राइट। उसके बाद आप एक काम करो, इसको ना चारों तरफ से फोर्स लगा दो, F1 लगा दो, F2, इस चारों तरफ से इसमें फोर्स लगा देते हैं, राइट। F3 चारों तरफ से इसमें ना F4 हम फोर्स लगा देते हैं, F5 फोर्स लगाने के बाद जब देखें कि बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी ये एक्स का जो डिस्टेंस है ना जैसा है वैसा ही रहेगा। रिजिड का मतलब ही होता है वो बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, या तो टूट जाएगा या तो वैसा ही रहेगा। रिजिड का मतलब ही होता है नो चेंज, नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। और यहाँ पे डिफॉर्मेबल बॉडी में यहाँ पे डिफॉर्म होगा। सपोज अगर हम बात करें कि हमारा इस प्रकार से एक बॉडी है, हमारे पास एक ये बॉडी है और इसमें ना हम 2 पॉइंट फिर से कंसिडर करते हैं, इसमें ना 2 पॉइंट फिर से हम कंसिडर करते हैं, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों को हम मेजरमेंट किए हैं तो यहाँ पे हमारा एक्स डिस्टेंस है, राइट। अब एक्स डिस्टेंस के बाद इसमें हम क्या किए, यहाँ पे एन फोर्स अप लगा दिए, बोथ साइड एन फोर्स, यहाँ पे एन फोर्स अप्लाई कर दिए इस बॉडी के ऊपर, ओके। इस बॉडी के ऊपर हम एन फोर्स अप्लाइड कर दिए। तो एन फोर्स अप्लाइड करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ हमारा चेंजेस हो रहा है इस प्रकार से। यहाँ पे इस बॉडी को हम नीचे बना रहे थे, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये इस प्रकार से हमारा पॉइंट बी यहाँ था, पॉइंट ए था, यहाँ पे एक्स डैश का चेंजेस आया। ये दोनों में हमारा जब फोर्स लगाए हैं तो इस प्रकार देख रहे हैं कि बॉडी हमारा डिफॉर्म हो गया है। अब देखिए जब भी बॉडी डिफॉर्म होगा तो उसका विड्थ कमेगा, उसका ये जो विड्थ देख रहे हैं या विड्थ या हाइट बोलिए जो भी बोलिए, अगर बॉडी चेंज होता है तो वो सिकुड़ेगा, बॉडी सिकुड़ेगा, आपस में श्रिंकेज होगा तो उसका विड्थ कम होगा उस बॉडी का। तो इस आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर केवल बेसिक कंसेप्ट और बेसिक डिफिनेशन की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बॉडी में चेंज आ गया, दैट इज अ डिफॉर्मेबल या डिफॉर्मेशन है, इसी बॉडी को हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी बोलेंगे, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। रिजिड किसको कहेंगे? जिसमें डिफॉर्मेबल नहीं होगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी किसको बोलेंगे? जिसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ओके, फोर्स लगाने के साथ आउटसाइड, ओके। तो आई होप यहां तक आप समझ गए। नेक्स्ट नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व आगे देखते हैं। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेस की अगर बात करेंगे यहाँ पे सबका हम लोग यहाँ पे ना बेसिक कंसेप्ट ही देखते जाएंगे, और फिर आगे नेक्स्ट हम लोग इसको डिटेल वे में पढ़ेंगे, डेप्थ वे में जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं? तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस, अब जैसा कि आप स्ट्रेस की बात किए होंगे तो आप बोलेंगे सर क्या मजाक वाली बात कर रहे हैं, स्ट्रेस तो आप अप्लाइड फोर्स बाय एरिया होता है, लेकिन आप गलत हैं, आप गलत हैं। गलत क्या है? अब देखिए सपोज कि आपके पास ना इस प्रकार से कोई एक बॉडी है जो है ऊपर में हम लोग फिक्स कर दिए हैं, यहाँ पे फिक्स किए हैं, और इस प्रकार से हमारा एक बॉडी है, इस प्रकार से बॉडी है, इसमें एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है, राइट। टेंसाइल फोर्स है, मान लीजिए यहाँ पे P लग रहा है। अब एक बात बताइए हमें, यहाँ पे P फोर्स से इस बॉडी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जब नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे फिक्स है, तो जितना फोर्स यहां लग रहा होगा खींचने में, उसका अपोजिट फोर्स उतना ही ऊपर में लग रहा होगा। तो ऊपर लग रहा होगा, इसका मतलब क्या? कहने का मतलब क्या? आपका मतलब क्या है सर? ऐसा बोलेंगे सर आपका कहने का मतलब क्या? देखिए इससे इतना ही है। तो इसको हम एक काम करते हैं ना, इस बॉडी को हम एक काम करते हैं, इसको तोड़ कर देखते हैं कि इसमें कंडीशन क्या बन रहा है। इसको हम तोड़ कर देखते हैं इसमें कंडीशन क्या बन रहा है। देखिए कंडीशन अगर इसको इस बॉडी को तोड़ के देखेंगे ना, तो यहाँ पे इस बॉडी इस प्रकार से फिक्स है ऊपर में।
अब यहाँ से ना मान लीजिए यहाँ से हम एक्स एक्स सेक्शन हम देखते हैं, यहाँ पे एक्स सेक्शन देखते हैं, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, राइट। और यहाँ से अब इस बॉडी को मान लीजिए टूट गया है और इस प्रकार से हमारा बॉडी यहाँ भी टूट गया है, राइट। इस प्रकार से हम बॉडी को तोड़ दिए, 2 पार्ट में तोड़ कर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर इसमें नीचे की तरफ पी फोर्स लग रहा है तो इसका अगर ये बॉडी टूटा होगा तो कहीं ना कहीं अपोजिट फोर्स भी लगा होगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर फोर्स लग गया होगा तो टूट गया होगा बॉडी, यानी इसका बॉडी अगर अपोजिट में देखेंगे तो ये पी लग जाएगा, इधर भी पी फोर्स लगा होगा, राइट। और इस बॉडी जब टूटा होगा तो इसका इस तरफ को खींचा होगा तो ये इस तरफ लगा होगा, ये इसको इस तरफ फोर्स पी लगा होगा, यानी इस प्रकार से पी लगा होगा। और ये जो पी फोर्स बीच में जो लग रहा है ये क्या कर रहा है, यही जो पी फोर्स है ना, ये लग रहा है, ये रजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फोर्स है, यानी बॉडी को रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बॉडी का डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। देखिए कभी भी बॉडी अगर इसी को अगर हम दोनों तरफ से इस प्रकार से खींचे तो ये बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। हम इधर खींच रहे हैं तो इसको इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर खींच रहे हैं तो इसको अपोजिट इधर की तरफ फोर्स लगेगा, यानी ये बॉडी यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है, रजिस्ट ये कर रहा है इस डायरेक्शन में, बॉडी यहाँ पे रजिस्ट इस डायरेक्शन में कर रहा है, ओके। रेजिस्टेंस रजिस्ट कर रहा है। तो आपको हम क्या बताए, आपको हम बताए थे कि आपका स्ट्रेस बराबर, स्ट्रेस जो आपको हम एक फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं, स्ट्रेस बराबर अप्लाइड फोर्स बाय एरिया, राइट। अब ये आप बोलेंगे कि अप्लाइड फोर्स बाय एरिया, तो हम बोलते हैं ये गलत है। बुक्स में भले आपको अप्लाइड फोर्स बाय एरिया दे के रखा होगा, लेकिन ये पी क्या है, पी एक प्रकार का रेजिस्टेंस फोर्स है, पी एक प्रकार का रेजिस्टेंस फोर्स है। लेकिन आपसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछता है, इस प्रकार से पूछता है, तो ये पी आपका एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो बॉडी को रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, राइट। रेजिस्टेंस फोर्स है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखेंगे तो वेयर, यहाँ पे वेयर अगर लिख देते हैं, देखिए आपको हम ना जिसमें 3 स्टार लगाते जाएंगे ना उसको आप नोट अलग से करते चलेंगे, आप अलग से ना शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्ट इस पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछेगा। भैया पी क्या है, तो पी आप यहाँ पे बोल सकते हैं रेजिस्टेंस फोर्स है, पी यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स है, ओके। रेजिस्टेंस फोर्स है या अप्लाइड फोर्स, जैसा कि आप बोलते हैं, आपके एग्जाम में पूछता है, तो इस नाम से भी आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, ओके। तो अप्लाइड फोर्स है आपका, अप्लाइड फोर्स है। और यहाँ पे ए क्या है, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इधर लिख देते हैं, ए जो आपका है ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल आपका यहाँ पे एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी भी बॉडी का, ओके। जैसे ये बॉडी लग रहा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ओके। सिग्मा तब जान ही रहे, सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रेस है, सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस है, ओके। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कीजिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे ना, आपको इंटरेस्ट इस चैप्टर में ना बढ़ता जाएगा, और आप जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो आपको अच्छे से 100% समझ में आएगा, इसका गारंटी मेरा है, ओके। इसको नोट डाउन कीजिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं, राइट। टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। देखिए आपका जो स्ट्रेस होता है ना 2 प्रकार का होता है। स्ट्रेस आपका एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। दूसरा जो होता है आपका शेयर स्ट्रेस, राइट। इसको टाउ से हम लोग डिनोट करते हैं, किससे, टाउ से डिनोट करते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेस किसको कहेंगे, शेयर स्ट्रेस किसको कहेंगे, इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब लेट अस सपोज कि आपके पास ना इस प्रकार से कोई एक बॉडी है, राइट। इस प्रकार से कोई एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर ना आप मान लीजिए आपका एक इस प्रकार का स्ट्रेस लग रहा हो आउटवर्ड, यानी आपको परपेंडिकुलर देखना है। नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी बॉडी पे परपेंडिकुलर लगता है, यानी ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, या ऐसा भी रहेगा तो ये नॉर्मल स्ट्रेस होगा, राइट। लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, तो हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं। फिलहाल अभी हम इसको यही समझते, इतना ही समझते हैं, राइट। इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, और इस प्रकार बॉडी का जो पैरेलली जो आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेस बोलेंगे, राइट। इसी को अगर इस प्रकार से देखेंगे, आप इस प्रकार से स्क्वायर बॉडी पे देखेंगे आप, तो इस प्रकार से जो आपका स्ट्रेस लगेगा आउटसाइड टेंसाइल या कंप्रेसिव के टाइप में,
ये ही आपका नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। और इसका जो पैरेलल लगेगा, इसका जो पैरेलल लगेगा वो क्या कहलाएगा, शेयर स्ट्रेस, यानी ये टाउ कहलाएगा, ये टाउ कहलाएगा, राइट, ये टाउ कहलाएगा। तो ये होगा टाइप ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला जो क्लासिफाइड किया जाता है यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और दूसरा जो आपको क्लासिफाई किया जाता है यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा जो आप यहां पे किया जा सकता है वह कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, इन दोनों का ना जो लिखने का जो मतलब है, इसको हम लोग ना सिग्मा टी से लिखेंगे और इसको सिग्मा सी से लिखेंगे, राइट। अब थोड़ा टेंसाइल और कंप्रेसिव का मतलब समझ लेते हैं कि टेंसाइल और कंप्रेसिव का मतलब क्या है। देखिए, टेंसाइल का मतलब ये है कि देखिए हमारा इस प्रकार से हम इधर करते हैं। अब मान लीजिए हमारा इस प्रकार से एक बॉडी है, राइट, इस प्रकार से बॉडी है। जब भी बॉडी पे आउटसाइड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस लग रहा हो, क्या आउटसाइड साइड में स्ट्रेस लग रहा हो, यानी बॉडी को खींचने की कोशिश कर रहा हो, उस केस में ये सिग्मा टी हो जाएगा, यानी ये टेंसाइल क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, राइट। यही बॉडी के ऊपर अगर इस बॉडी को दबाने की कोशिश करेगा दोनों तरफ से, कंप्रेस करने की कोशिश कर, कंप्रेस हो तो कंप्रेसिव आया है ना, तो कंप्रेस को करने की कोशिश करेगा ना, तो यही क्या कहलाता है, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है, राइट, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है। तो ये इस प्रकार से दो प्रकार का इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। इसको शॉर्ट में एकदम समरी वे में लिखे, तो एकदम समरी वे में लिखे तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट। यहाँ अब इस बॉडी के ऊपर ना एक फोर्स मान लीजिए हमारा आउटसाइड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी सिग्मा टी, और एक आप ऐसा लग रहा है। इसको शॉर्ट नोट्स में अगर लिखेंगे ना, शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे तो इस पर इसी फिगर को बनाएंगे आप, इसी फिगर को बनाएंगे, राइट, इस फिगर को बनाएंगे। इससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, ये टेंसाइल है, क्या है ये, टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, राइट, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर से मैं लिख देता हूं इसे, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, राइट, ये हो गया। अब इसमें ना, अब ये टेंसाइल क्या कर देता है, बॉडी को इलोंगेट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक शॉर्ट नोट आप लिखिएगा, यहाँ पे सॉरी नोट करके लिख लीजिएगा। आपको जब कंप्रेसिव और यहां से यहाँ पे नोट करके आप लिखिएगा, सिग्मा टी क्या करना है, सिग्मा टी आपका क्या करने की कोशिश करता है बॉडी को, सिग्मा टी डायरेक्ट आपसे पूछता है एग्जाम में, सिग्मा टू ना आपको इलोंगेट करने की कोशिश करता है। और सिग्मा सी यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या करने की कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, यानी पुश करने की, दबाने की कोशिश करता है। और टेंसाइल इलोंगेट यानी खींचने की कोशिश करता है। तो आई होप यहां तक आप सब समझ गए होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हैं इस लेक्चर्स को तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आई होप यहां तक समझ गए, स्मरण कीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए यहां तक सभी तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि अगर देखिए आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, भले न्यूमेरिकल नहीं होगा लेकिन अल्फाबेट वाला ना आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो उसमें साइन कन्वेंशन काफी मैटर करता है। तो यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, राइट। साइन कन्वेंशन मीन्स दैट कि ये अगर आप कंप्रेसिव होगा, टेंसाइल होगा तो क्या साइन लेंगे, राइट। देखिए तो आपका, अब जैसा कि आपको मालूम है कि नॉर्मल स्ट्रेस को हम दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, नॉर्मल
नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग कितने दो प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। पहला टेंसाइल स्ट्रेस से क्लासीफाई करते हैं, राइट। अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो आपका साइन हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगर आपका कंप्रेसिव है, अगर आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ओके, अगर आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो आपका साइन नेगेटिव लेना है। ये सब कैलकुलेट करने में काफी आसान होता है, ये साइन कन्वेंशन आपको मालूम हो सकता है। ये डायरेक्ट आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ दे कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल हो तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ऑप्शन इस प्रकार से बन सकता है, नन ऑफ दिस। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी चीज ना ध्यान से तो ऑब्जेक्टिव हमारा बनता है। तो आई होप यहां तक आप एंजॉय किए होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। तो अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। इस पर लेक्चर आपको कैसा लगा फीडबैक देकर हमें जरूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखिए जितना भी अभी हम लोग पढ़े हैं ना, जितना भी जो आपको टॉपिक्स यहाँ पे देखे, इसको हम लोग इन डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। थोड़ा सा जहां से क्वेश्चन अराइज होता है हम डिटेल वे में पढ़ते चलेंगे, आपको मजा आता जाएगा, एंजॉय करोगे आप। थोड़ा सा इसमें एक और बेसिक कंसेप्ट बच रहा है, 2D 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स बच रहा है, स्ट्रेस मैट्रिक्स बच रहा है, तो उसको भी हम लोग डिटेल वे में कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और तो आई होप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।